आज चंडीगढ़ खूबसूरत शहर में G20 का कार्यक्रम शुरू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की ओर चल रहा है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के चलते हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद इस देश को पहला प्रधानमंत्री मिला जिनके कर कमलों के द्वारा देश बहुत ही आगे बढ़ा और देश का नाम और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम विश्व के पटल पर आया। आज विश्व के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नेताओं के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम पूरे विश्व में है और ये बड़ी खुशी की बात है कि G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिला है। ये देशवासियों के लिए काफ़ी गौरव की बात है और इसी के क्रम में आज बैठक चंडीगढ़ शहर में बैठक हुआ और बैठक में हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित थे। काफ़ी संख्या में देश विदेश के लोग प्रतिनिधि थे और ये आगे चलता रहेगा और G20 की सफलता के लिए भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में इसकी सफलता का बहुत अच्छा देश के लिए एक बहुत शुभ अवसर मिलेगा। जय हिंद। सभी को नमस्कार। आज G20 के वित्तीय समूह की ये बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हो रही है। मैं और आदरणीय पारस जी उसी में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। G20 दुनिया का काफ़ी ताकतवर संगठन है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को कवर भी करता है और स्वाभाविक रूप से वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श करता रहता है। G20 की अपनी एक विश्वसनीयता है, साख है और पूर्व में जो विचार विमर्श होते रहे हैं उनका लाभ दुनिया के कमज़ोर वर्गों को कैसे मिले और उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कैसे हो, इस दृष्टि से यह मंच निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। हम भारतवासियों के लिए यह गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि जब हम G20 के अध्यक्ष के रूप में अपने देश में इस प्रकार का आयोजन कर पा रहे हैं। G20 की दृष्टि से देश में लगभग 50 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित होंगी और इन सब बैठकों में छोटे बड़े लगभग 2 लाख प्रतिनिधि हिंदुस्तान आएंगे। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि कोई भी इस प्रकार की बैठकें आयोजित होती ही रहती हैं, लेकिन आमतौर पर कोशिश ये रहती थी कि इस प्रकार की बैठकें दिल्ली में ही संपन्न हो जाएं और बहुत अधिक तो हैदराबाद या बेंगलोर तक 1-2 शहरों में संपन्न हो जाएं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुआयामी दृष्टिकोण यह देश के विकास और वैभव की यात्रा को भी प्रदर्शित कर रहा है
और दुनिया में भी जो भारत का योगदान हो सकता है, उस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि G20 की अध्यक्षता का अवसर है, तो दुनिया के सब लोग भारत के कोने कोने का दर्शन करें, भारत के पर्यटन को देख सकें, भारत के गांव को देख सकें, भारत की तकनीक को देख सकें, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकें, भारत के शैक्षिक संस्थानों को देख सकें, भारत के वित्तीय समावेशन की स्थिति को परख सकें और भिन्न भिन्न जलवायु हमारे देश में उपस्थित है, उन सब परिस्थितियों के भी दर्शन दुनिया के लोगों को हो सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन को 50 स्थानों तक विकेंद्रित किया है और हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग भारत आएं, वो निश्चित रूप से यादगार पल लेके अपने देश को लौटें। हम सब जानते हैं कि हमारी साझी विरासत है, हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और उन परंपराओं के साथ हम सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करें, सत्कार करें, विमर्श के लिए उनको एक आवश्यक वातावरण तैयार करके दें, जिससे कि ये बैठकें सार्थक हों और वैश्विक दृष्टि से योगदान देने वाली हों। तो इसकी तैयारियां पूरे देश भर में चल रही हैं, जहाँ जहाँ बैठक संपन्न हो रही है। आप सब ने भी देखा होगा कि चंडीगढ़ में एयरपोर्ट से लेकर और होटल ललित तक एक अलग प्रकार की छटा दिखाई दे रही है। ऐसे ही जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहाँ वहाँ इसी प्रकार का चित्र बन रहा है और यह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह पूरा कार्यक्रम हिंदुस्तान के लिए भी एक यादगार का तो अवसर होगा ही, लेकिन हिंदुस्तान की प्रगति, हिंदुस्तान की विरासत, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और हमारी विशेषताएं, वो भी दुनिया में इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचेंगी, ऐसी हमारी निश्चित रूप से कोशिश है। आज यहाँ पर G20 के वित्तीय समूह की बैठक है। इस प्रकार की अनेक बैठकें देश भर में होने वाली हैं और इस बैठक के माध्यम से सामान्य तौर पर ये कोशिश रहती है कि वित्तीय क्षेत्र में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समाधान कैसे दिया जा सकता है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनके साथ न्याय कैसे किया जाए, उनको संतुलित कैसे किया जाए, बराबरी के स्थान पर कैसे लाया जाए, ऐसे प्रमुख विषय इन बैठकों में रहते हैं। यह पहली बैठक है, इसलिए मैं और पारस जी इस बैठक में सभी मित्रों को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि आज देश में भी चुनौतियाँ हैं और दुनिया में भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अधिकांश चुनौतियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल खाती और एक दूसरे की पूरकता में भी उनका स्थिति बनती है। और इसलिए जो चुनौतियां वैश्विक हैं, उनका निश्चित रूप से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके समाधान हो और वैश्विक ही निदान की नीति बने, तो इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ G20 मंच जो है इस दृष्टि से बहुत ही सार्थक, उपयोगी और परिणामदायक मंच है और जो विमर्श प्रारंभ हो रहा है, उस विमर्श का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मुझे मुख्य रूप से इतना ही आप सबके मध्य कहना था। अगर कुछ और विषय आपके मन में हो। एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसमें जो है आजकल बड़ी सारी चुनौतियां, जैसे क्लाइमेट चेंज की एक चुनौती उभर कर सामने आ रही है पूरे वैश्विक स्तर पर, और मौसम का चक्र लगातार बदल रहा है, उससे कृषि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो किसान जो है, चाहे वो देश का हो चाहे वो बाहर का हो, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेके जो है किस तरह के समाधान यहाँ पे ढूंढे जा सकते हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन
की जो परिस्थिति है उससे देश और दुनिया पूरी तरह चिंतित भी है और गंभीर भी है। G20 में भी इस पर गंभीरता से विचार होने वाला है। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन की जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो खेती पर ही पड़ने वाला है, और इस दृष्टि से बाकी देश भी काम तो कर ही रहे हैं और भारत भी इस बात की कोशिश कर रहा है अपने कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से कि हम ऐसी बीज और ऐसी फसलों को ईजाद कर सकें जो आने वाले कल में जब इस प्रकार की चुनौतियां आवें तो उन चुनौतियों में भी वो सरवाइव कर सके और हमारा कृषि उत्पादन प्रभावित ना हो। हेलो हेलो सर, मैं हरप्रीत सिंह जसोवाल ANI से हूँ जी। जैसे ये समिट हो रहा है यहाँ पर, अभी भारत में पहली बार हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 60% आबादी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या किया जा रहा है, विशेषकर इस रीजन की बात करें, नॉर्थ की बात करें, और ऐसे ही हमारे देश को इस G20 से क्या फायदा होने वाला है? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कमज़ोर वर्ग हो, पिछड़ा हो, उसके लिए हम लोग सरकार की नीतियों और योजनाओं के माध्यम से समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। पिछले 8 वर्षों में भी जो प्रयत्न हुआ है गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए, वह निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा है और संतोष देने वाला है। लेकिन समूची दुनिया में भी ऐसी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों पर विमर्श करने के लिए, उनके निराकरण के लिए G20 जैसे संगठनों का निश्चित रूप से काफ़ी योगदान होता है। G20 ऐसे सभी विषयों पर विमर्श करने वाला है, अलग अलग उनकी बैठकें संपन्न होने वाली हैं, सभी स्तरों पर संपन्न होने वाली हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं कि विमर्श से पहले और विमर्श को कंक्लूड होने तक कोई भी चीज़ को बाहर करना, चर्चा करना, ये उचित नहीं होता। सर, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, डिफरेंट कंट्री से डेलीगेशन। आई एम सुरेंद्र वर्मा, आई रिप्रेजेंट मीडिया वेबसाइट एज वेल एज यूट्यूब चैनल, और इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि ये जो ग्लोबल इकॉनमी है इसको रिवाइव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या वो ये जो डेलीगेट्स G20 की मीटिंग है इसमें डिस्कस होता है, और नंबर 2 जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन है वो ऐसा क्रम्बल डाउन हो रही है, क्या उसके लिए भी ये मतलब चर्चा की जाएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब G20 विचार करेगा तो विश्व के सामने विद्यमान जो अनेक चुनौतियां हैं उन सब पर वो विचार विमर्श करेगा। इस बार अध्यक्षता भारत की है, तो भारत ने थीम तय की है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। मैं समझता हूँ इस थीम में सारी की सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं और विमर्श को आगे बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम और अच्छे निष्कर्ष हमको देखने को मिलेंगे। सर, मैं रविंद्र वासुदेवा, हिंदुस्तान टाइम्स से। मेरा आप भारत सरकार 3 कृषि बिल लेके आई थी जो कि बाद में विड्रॉ करने पड़ते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन जब आप लेके आए थे तो आपने स्ट्रांगली ये व्यू पॉइंट रखा कि हम एग्रीकल्चर को मार्केट से जोड़ना चाहते हैं और उसको ओपन करना चाहते हैं। तो क्या G20 में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी डिस्कशंस दूसरे देशों के आगे या कुछ ऐसा कोई फोरम इस पर डिस्कशन होने वाली है या आप कुछ इस पे और करने वाले हैं? मुझे लगता है भूतकाल की बातों में ज़्यादा रुचि नहीं रखना चाहिए, भविष्य की बातों में रुचि रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं विशाल गुलाटी हूँ न्यूज़ एजेंसी से। मुझे जानना है कि क्या भारत जो फार्म सब्सिडीज है उसको कंटिन्यू करने के लिए G20 में डिफेंड करेगा? देखिए, G20 में जो वैश्विक साझा चुनौतियां हैं उन पर भी विचार विमर्श करेंगे और भारत का हित कैसे सुरक्षित हो इस मामले में भी आप सब
एक तौर से बेफिक्र हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पवार साहब नमस्कार जी, मैं अंकुश महाजन हूँ पीटीसी न्यूज़ से। सर, एक मिथ बना हुआ है और ये बात भी बार बार की जाती है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। क्या पानी के ऊपर भी चर्चा होगी इस G20 सम्मेलन में? क्योंकि पानी का जल स्तर जैसे भारत में कम होता जा रहा है, ऐसी दुनिया के और देशों में भी पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है। तो लगता है कि ये जो एक मंच है, इस मंच से भी इस विषय के ऊपर क्या कोई चर्चा हो पाएगी? मैं समझता हूँ कि इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से G20 के बारे में जानकारी ले लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन की स्थिति आती है तो भी पानी का विषय आता है, जब खेती किसानी का विषय आता है तो भी पानी का विषय आता है, जब पीने के स्वच्छ पानी की ज़रूरत होती है तो भी पानी का विषय आता है, और स्वाभाविक रूप से ग्राउंड वाटर धीरे धीरे उसका स्तर नीचे जा रहा है, ये भी हम सबकी चिंता का विषय है। तो जब मैंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये जब तीनों चीज़ें थीम के रूप में हैं, तो आप ऐसा मानकर चलें कि सभी आवश्यक विषयों पर अलग अलग फोरम पर अलग अलग क्षेत्रों में चर्चा होगी। तोमर साहब, मैं बज़म वर्मा हूँ दिल्ली पोस्ट से। मेरा भी इनके साथ का जुड़ा सवाल है। सवाल ये है कि पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी का लेवल कम होता जा रहा है। G20 में भी ऐसे कई सारे देश होंगे जिनकी कुछ स्टेट्स में पानी का लेवल कम हो रहा होगा, तो कुछ इसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो ये आर्किटेक्चरल है, लेकिन अगली जो मीटिंग होगी वो कही जा रही है एग्रीकल्चरल बेसिस पे होगी। तो क्या उसको लेकर कोई प्राइमरी फसलें हैं, कोई सेकेंडरी फसलें, उस तरीके के कोई स्टेप उठाए जाएंगे कि किस तरीके से खेती भी बचाई जाए लेकिन पानी का जो स्तर है वो भी सही रहे? स्वाभाविक रूप से यह विषय समूचे विश्व में विद्यमान है और भारत भी इस दृष्टि से चिंतित है। और आप सबने अनुभव किया होगा कि जल को बचाने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए और खेती की भी निरंतरता बनी रहे, पीने के लिए भी स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके, इस दृष्टि से अनेक कार्यक्रम अपने यहाँ होते हैं और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वाटर साइड कार्यक्रम है, माइक्रो इरिगेशन का विषय है, पानी रोको है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर जिले में 75 बड़े तालाब मनरेगा से कन्वर्ट करके बनाए गए। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारी कोशिश रहती है कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रुके, इसलिए निरंतर प्रयासरत भी हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सॉइल हेल्थ कार्ड को अभियान के रूप में इसीलिए लिया कि अगर सॉइल हेल्थ चेकअप हम कराएंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो रिकमेंडेशन आएगी उसमें एक रिकमेंडेशन पानी के भी समुचित उपयोग की होगी। और अगर उस रिकमेंडेशन के अनुसार हम खेती में पानी का उपयोग करेंगे या सिंचाई के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पानी की बचत होगी और आने वाली समस्याओं से निपटने में हम लोग समर्थ होंगे। तोमर साहब, मैं डॉक्टर थानेश्वर भारत 24 न्यूज़ चैनल से हूँ। तोमर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत सहित कुछ देशों में पेस्टिसाइड और खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एनवायरमेंट कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा दूषित प्रभाव पड़ रहे हैं, कई पक्षी भी ऐसे हैं जिनका कि विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या इस पर भी ऐसी कोई चर्चा होगी इसमें? क्योंकि जो पैदावार आ रही है उसको खाकर भी कई बीमार हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी भारत में हर 5वां व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता जा रहा है, सीधा सीधा आ रहा है कि पेस्टिसाइड और ये खाद की वजह से हो रहा है। क्या इस पर भी ऐसी कोई चर्चा होगी इसमें? भारत भी आपकी चिंता से परिचित है और दुनिया भी इस दिशा में सोच रही है और मैं समझता हूँ कि आप सबने अनुभव किया होगा। मैंने जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का बात की आपको, अगर ये अभियान लोगों के गले उतरता है और सभी किसान इस पर चिंता से अमल करते हैं तो निश्चित रूप से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जितना उपयोगी है उतना ही खर्च होगा, उससे लागत में भी किसान को कमी आएगी और जो मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। लेकिन साथ ही साथ आप सबने ध्यान दिया होगा, भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग इस पर भी तेज़ी से बल दे रही है और दुनिया में भी कुल मिला के अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जा रही है और सब लोग इस दिशा में जागरूक होते जा रहे हैं।
और हमारी कोशिश है कि लोग केमिकल फार्मिंग से विकल्प के रूप में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पर आएं, जिससे कि आपकी चिंता को दूर कर सकें। सर मैं सचिन हूँ एबीपी न्यूज़ से। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात हो रही है यहाँ, तो काफ़ी इम्बैलेंस है डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस में। तो इस मीटिंग में 2 दिन की क्या भारत की तरफ से ये जो है व्यू पॉइंट रखा जाएगा कि डेवलप्ड नेशंस जो हैं, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको कैसे जो है उसमें से निकाल सकते हैं, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं उनकी? स्वाभाविक रूप से वो कैसे करेंगे, क्या विचार करेंगे, ये तो विचार विमर्श जब होगा उसी समय तय होगा और उसके निष्कर्ष जब आएंगे तभी हमें मालूम पड़ेंगे। लेकिन असंतुलन को संतुलन में बदलना, इसके लिए विमर्श जरूरी है और ऐसे विमर्श इन सारे मंचों पर होते हैं। सर फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बताइएगा कि क्या क्या बात होने वाली है, कैसे हम भारत को इस दिशा में भी आगे ले जा सकते हैं? देखिए, फूड प्रोसेसिंग जो हमारा विभाग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि जो अनाज उपज होता है उसको प्रोसेस करके खाने के लायक कैसे बनावे और किसान को उसका उचित मूल्य मिले, इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा काफ़ी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। और प्रयास हमारा है कि जो भी अनाज है वो बर्बाद नहीं हो और किसान को मैंने प्रोसेस करके किसान को उचित मूल्य मिल सके। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत सरकार काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि कुल मिला के उत्पादन एक पक्ष है, लेकिन प्रोसेसिंग होके और मूल्य श्रृंखला के साथ वो लोगों तक पहुँचे, इससे किसान को भी अच्छा दाम मिलता है, रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित होते हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने देश भर में काफ़ी अच्छा काम किया है। इनका मेगा फूड पार्क की स्कीम थी और पंजाब में भी मेगा फूड पार्क चालू हुआ, उस समय मैं इस काम को देख रहा था। हाँ, और देश भर में अब मिनी फूड पार्क पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ये लोग समय समय पर जो प्रोजेक्ट राज्यों से आते हैं उनको मंजूर करते हैं और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से लोगों को मिल रहा है। और PLI जैसी स्कीम भी फूड प्रोसेसिंग में भारत सरकार ने लागू की है, उससे इंडस्ट्री भी प्रोत्साहित हो रही है और प्रोसेसिंग का काम भी बढ़ रहा है। तोमर जी, मैं ऋषुराज सिंह हूँ अमर उजाला से। आप और हम अभी चंडीगढ़ में बैठे हैं जो पंजाब की राजधानी है, और जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पंजाब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। पंजाब में अभी भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं उन चीज़ों को लेके, तो उन किसानों को आपकी तरफ से कोई संदेश हो? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियां और चुनौतियों को हमें समझना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जो तकनीक की आवश्यकता है, उस तकनीक से जुड़ना चाहिए। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उन कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए। और देश भर में जो FPO आंदोलन चल रहा है, जिस पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, FPO के साथ जुड़कर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, महंगी फसलों की ओर जुड़े हैं। वर्तमान में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, माइक्रो इरिगेशन की आवश्यकता है, इस दिशा में सब किसान काम करेंगे तो किसानी भी मुनाफे में आएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले कल की जो पीढ़ी है वो कृषि क्षेत्र में रुके और उस तरफ आकर्षित हो। इसके लिए इंफ्रा बनाने के लिए और तकनीक का प्रयोग करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों की बहबूदगी के लिए, किसानों की मदद करने के लिए, किसानों के हितों की चिंता करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। जैसा अभी आपने कहा कि तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए, भारत में छोटे किसान हैं, 1-1, 2-2 एकड़ के किसान हैं, वो टेक्नोलॉजी को उस तरीके से नहीं इंप्लीमेंट कर पाते जैसे बड़े किसान कर पाते। भारत का सिनेरियो और विश्व के दूसरे क्षेत्रों का किसानों का देखा जाए तो बहुत अंतर है।
इस पर क्या चर्चा की जाएगी, इसको बराबर लाने के लिए, ताकि हम विश्व के जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हम हमारे किसान बराबर तरीके से काम कर सके, बराबर उस तरीके का, तो इस पर क्या विचार कर रही है हमारी सरकार? देखिए, दरअसल क्या है कि मैंने जैसा पूर्व में कहा, हम 10,000 नए कृषि उत्पाद संगठन बना रहे हैं, एफपीओ। उसके पीछे यही उद्देश्य है कि छोटे किसान को ताकत मिले, छोटे किसान को टेक्नोलॉजी मिले, छोटे किसान अपना उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का कर सकें जो वैश्विक मानकों पर ठहर सके, छोटे किसान की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ सके, छोटे किसान को अपने उत्पादन की अधिक कीमत मिल सके। इसलिए ही एफपीओ बनाने का काम किया जा रहा है। 6,865 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है। हर एफपीओ के पीछे एक सीवीओ को लगाया गया है जो उनको बीज बोने से लेके और मार्केट में बेचने तक हैंड होल्डिंग करने का काम करेगा। जैसे आपने कहा कि 1 एकड़ का किसान छोटा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे देश में तो 85-86% छोटे किसान हैं। तो एफपीओ के मायने यह है कि जैसे 1 एकड़ का एक किसान है, तो जब 1 एकड़ में वो खेती करता है तो उसकी फ़ायदे में नहीं आती, या कोई उत्पाद करता है तो उसको मार्केट नहीं मिलता। लेकिन 1 एकड़ के एफपीओ में 100 किसान इकट्ठा हो जाएं या 300 किसान इकट्ठा हो जाएं, तो 1 एकड़ से वो खेती मिलकर 300 एकड़ हो जाएगी। और 300 एकड़ का एफपीओ अगर फर्टिलाइज़र खरीदेगा तो थोक भाव में मिलेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा तो थोक भाव में मिलेगा, उपकरण खरीदेगा तो थोक भाव में मिलेगा, टेक्नोलॉजी का एक ही प्रकार का यूज कर सकता है, एक ही प्रकार के बीज का यूज कर सकता है, एक ही साइज में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकता है, तो एक ही प्रकार का उसका गुणवत्ता का उत्पादन भी होगा। उस उत्पादन को वो मार्केट में डाल सकता है और उसके अच्छे दाम उसे मिल सकते हैं। ये एफपीओ का जो कार्यक्रम है ये छोटे किसान की ताकत बढ़ाने के लिए है। सर, तो कृषि का मॉडल की जिम्मेवारी जो है वो किसानों के ऊपर जड़ दी जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई स्कीम या नई पॉलिसी आपकी तरफ से, ताकि स्टबल बर्निंग जो दिल्ली गैस चेंबर बन जाता है उसको लेकर कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं? पराली के विषय में सभी लोग चिंतित हैं। पराली को जलाना नहीं चाहिए, इसका कोई फ़ायदा किसान को भी नहीं है, इसका नुकसान किसान की धरती को भी है। और इसलिए भारत सरकार ने इस मामले में चिंता पाली है और पराली को प्रोसेस किया जा सके इस दृष्टि से भी भारत सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। और पूसा डीकम्पोजर भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसका भी सफल प्रयोग पंजाब और अन्य स्थानों पर हो रहा है। और मशीनों की जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी पूर्त करने के लिए भारत सरकार का बजट 3,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपया अकेले पंजाब को मशीन खरीदने के लिए दिया गया है। और मुझे लगता है उसके कारण थोड़ा सा इसमें कमी आई। स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था जिसमें कहा था कि कंट्रीब्यूट करेगी पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार और यूनियन गवर्नमेंट से ये कहा था कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, बट दैट प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो पंजाब सरकार की थी। देखिए, दरअसल आज पंजाब का विषय नहीं, हम लोग जिस विषय पर बैठे हैं वही ठीक रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ये विषयांतर हो जाएगा। सर, कृषि का जो मॉडल मोदी सरकार ने जो रखा था कृषि कानूनों के रूप में, क्या उस मॉडल को वैश्विक स्तर पे, क्योंकि आप हमेशा मानते रहे कि बड़ा अच्छा मॉडल है, क्या इस मॉडल को जो है वैश्विक स्तर पे और G20 के अंदर डिस्कस करके दूसरे देशों के लिए रखोगे? सर, मैंने कहा ना, भूतकाल की बातों को याद मत रखो, अब ये अच्छे फ्यूचर की बात करना है अपने को। सर, फ्यूचर की बात, दुनिया में जो आबादी है लगातार बढ़ती जा रही है, 8 अरब के करीब आबादी पहुंच चुकी है पूरी, तो उसको लेकर भी G20 में कुछ बात होने वाली है, क्योंकि भारत और चाइना लगभग सेम कंडीशन पे आ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से जब मैंने थीम बताई, उस थीम में सब चीज़ें समाहित हैं।